ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो बेटा जो हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। ओके, तो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ओके, तो जो दिल्ली सल्तनत है ये कब से लेके कब तक रही हमारी मिडाइवल हिस्ट्री में? तो 1206 से लेके बेटा 1526 तक ये हमारी रही। कितने वर्षों तक ये रही? लगभग 320 वर्षों तक, 320 ईयर्स तक हमारी ये जो दिल्ली सल्तनत है ये रही है। इसमें कुल कितने वंशों ने शासन किया है? तो बेटा कुल 4 से 5 वंश हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो पहला वंश है वो रहेगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसी गुलाम वंश को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ममलूक वंश के नाम से। ममलूक वंश के नाम से कब से लेकर कब तक शासन किया है? तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, उसके बाद इससे जो अगला जो वंश आता है वो रहेगा हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश ने कब से लेके कब तक शासन किया है? तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद जो थर्ड जो वंश आएगा वो रहेगा हमारा तुगलक वंश। यस, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने कब से लेके कब तक शासन किया है? तो 1320 से लेकर के 1414 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद जो अगला जो वंश आएगा हमारा वो रहेगा हमारा सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश ने कब से लेके कब तक शासन किया है? तो 1414 से लेकर के और 1456 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो वंश आएगा वो आएगा लोधी वंश। लोधी वंश ने कब से लेकर कब तक शासन किया है? 1456 से 1526 तक इन्होंने रूल किया है। यस, ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूल किस टाइम तक सबसे ज़्यादा रूल किया है, किस शासक ने किया है, किस वंश के शासक ने किया है? तो जो सबसे ज़्यादा रूल किया है आप देख पा रहे होगे, ये तुगलक वंश ने किया है सबसे ज़्यादा समय तक रूल दिल्ली सल्तनत पे। और सबसे कम समय तक जो रूल किया है वो किया है बेटा हमारा लोधी वंश ने। सॉरी, लोधी वंश नहीं, खिलजी वंश ने। ठीक है, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक यहाँ पे रूल किया है, सबसे ज़्यादा समय तक रूल किया है तुगलक वंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो आता है वो आता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? तो इससे पहले आपको पता है कि महमूद गोरी या मोहम्मद गोरी यहाँ पे आया है। ठीक है, गोरी आया है यहाँ पे, और गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की डेथ के बाद ये अपने कुछ गुलाम लोगों को, कुछ सेनापतियों को, कुछ गुलाम सरदारों को यहाँ पे छोड़ के जाता है अलग अलग क्षेत्र में। जैसे गजनी क्षेत्र में ये छोड़ के जाता है किसको? यलदौज को। गजनी क्षेत्र दे देता है किसको? अपने गुलाम सरदार यलदौज को। और जो सिंध का क्षेत्र है, जो सिंध का क्षेत्र है वो किसको दे देता है बेटा? तो नसरुद्दीन कुबाचा को। नासुरुद्दीन कुबाचा को ये अपना सिंध का क्षेत्र दे देता है। तो दिल्ली का क्षेत्र किसको देता है? दिल्ली का क्षेत्र किसको देता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दिल्ली का क्षेत्र देता है, दिल्ली का रीजन देता है रूल करने के लिए। ठीक है, और बंगाल यानी बंगाल में बंगाल किसको देता है? तो अली मर्दान खां को। अली मर्दान खां को। ठीक है, अली मर्दान खां को देता है मरने से पहले। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, जो एक गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसके पास दिल्ली है। ठीक है, यही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। यस, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है यहाँ पे। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो बेटा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन बेसिकली? तो बेसिकली ये तुर्क जाति का गुलाम है। तुर्क जाति का एक गुलाम है। ठीक है, जो ये गुलाम है, जो वो तुर्क जाति का गुलाम है। ठीक है, तुर्क जाति का गुलाम। यस, और इसकी जाति का क्या नाम है बेटा? यस, ऐबक।
ऐबक, ऐबक नाम की जो तुर्क जाति है, ये उसका एक गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक नामक तुर्क जाति का। और गुलाम किसने बनाया था? बेसिकली गोरी ने इसको गुलाम बनाया था। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, वो सुना देता हूँ आपको। तो ये कहाँ पे थे साहब? एक व्यक्ति का नाम है फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़। फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़, फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़। तो फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ साहब होते हैं निशापुर में। निशापुर, ठीक है, कहाँ पे होते हैं? तो निशापुर में होते हैं। निशापुर से ये इसको खरीदते हैं। निशापुर से इसको खरीद लिया जाता है। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेते हैं। बाद में इसको गजनी ले जाया जाता है, और गजनी से इसको कौन खरीद लेता है बेटा? गोरी खरीद लेता है। गोरी खरीद लेता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हमारा दिल्ली सल्तनत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं हम लोग। लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। ठीक है, इसको हम पील बख्श के नाम से जानते हैं। पील बख्श, पील बख्श मतलब हाथियों का दानी, मतलब हाथियों का दानी, जो हाथियों का दान करता है। ठीक है, हाथियों का जो दान करता है, हाथियों का दानी। उसके बाद इसको न्यायपूर्ण राजा के नाम से जाना जाता है। न्यायपूर्ण राजा, इसको न्याय काफ़ी प्रिय था। इसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है हमारा, जैसे हातिम सेकंड। इसको हातिम सेकंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से? तो हातिम सेकंड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, किस नाम से बेटा? हातिम सेकंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी क्या कोई और नाम? यस, तो कुरान खवा। कुरान खवा यानी कि विद्वान, विद्वान के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? तो बेटा 1206 से लेकर के 1208 तक इसने, ये जो इसकी राजधानी है दिल्ली की, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो कौन है बेटा? लाहौर है। लाहौर कैपिटल है दिल्ली सल्तनत की। कब से लेके कब तक? तो 1206 से लेके 1208 तक। ठीक है, और 1206 से लेके 1208 तक जो दिल्ली कैपिटल है, तो क्या ये सुल्तान के रूप में शासन कर रहा है दिल्ली सल्तनत के ऊपर? तो आंसर इज नो। ये बेसिकली एक सिपह सालार, एक सिपह सालार, ठीक है, या एक मलिक के रूप में वहाँ पे इस पदवी से, मलिक की पदवी से, सिपह सालार की पदवी से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये इस पदवी से शासन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अभी गुलाम है। अभी इसको गुलाम जो दास्ता है, गुलामी की दास्ता, उससे मुक्त नहीं किया गया है। तो 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे, मोहम्मद गोरी के भतीजे, ठीक है, मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद साहब इसको गुलामी की दास्ता या गुलामी की ज़ंजीरों से मुक्त कर देते हैं। और गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद अब ये सुल्तान की उपाधि ले लेता है 1208 में, यानी ये 1208 में सुल्तान बन जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? उसके बाद 1210 में, 1210 में ये चौगान खेलते हुए, चौगान खेलते हुए ये मारा जाता है। चौगान खेलते हुए, चौगान किसको बोलते? तो पोलो को बोलते। पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी डेथ के बाद 1210 में जब ये चौगान खेलते हुए मारा गया, तो इसको दफनाया किधर गया? तो इसका मकबरा किधर है? तो ओबियस सी बात है, मकबरा किधर रहेगा? तो बेटा लाहौर में। ठीक है, किधर रहेगा? तो लाहौर में रहेगा। यस, इसकी एक बहन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बहन थी। तो बहन की शादी किसके साथ इसने कराई हुई थी? तो नसरुद्दीन कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। यस, जो नासरुद्दीन कुबाचा, ये किस क्षेत्र में किस क्षेत्र का गुलाम सरदार इसको बना के गया था मोहम्मद गोरी? तो ये सिंध क्षेत्र का गुलाम सरदार था बेटा, सिंध क्षेत्र का। वीडियो में पहले भी हमने डिस्कशन किया है। यस, और ये अपनी एक पुत्री, अपनी एक बेटी का विवाह किसके साथ करता है?
तो ये करता है बेटा इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश के साथ। और ये इल्तुतमिश कौन है? बदायूं का गवर्नर है। इसके बारे में ये अगला शासक होगा तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके दरबार में कौन कौन रहे? किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी, मुख्य रूप से दरबारी कौन कौन रहे इसके दरबारी, ठीक है। तो इसके दरबार में बेटा एक नाम आएगा हसन निज़ामी का, हसन निज़ामी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? यस, कौन सी पुस्तक लिखी? तो ताजुल मासिरी नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा जो नाम आएगा, दूसरा जो विद्वान का नाम आएगा वो आएगा फ़क्र ए मुदव्विर, फ़क्र ए मुदव्विर। तो फ़क्र ए मुदव्विर की पुस्तक का नाम थोड़ा अजीब सा है, इसको याद करने में दिक्कत होती है, तो ध्यान से इसको याद कर लेंगे। तो इसकी पुस्तक का क्या नाम है बच्चा? यस, आदाब, आदाब उल हर्बवा ए सुजात, आदाब उल हर्बवा सुजात। यस, आदाब उल हर्बवा सुजात। और एक और पुस्तक लिखी है तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही नाम से एक पुस्तक और लिखी है साहब ने, ठीक है। यस, इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या रहे बेसिकली, ठीक है। कहाँ का इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया था? तो एक रहेगा यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और इसी को, हाँ, इसी को दिल्ली में कुतुब, नहीं, ये कुतुब मीनार नहीं है, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो गया एक, ठीक है। और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था बेसिकली, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था, ख़त्म नहीं करा पाए थे। कुतुब मीनार पूरे तरीके से बना नहीं था, उससे पहले ही निकल लिए थे साहब। यस। और थर्ड जो इन्होंने जो एक इमारत का निर्माण करवाया था वो था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर? ओके। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या क्या हुआ? इसकी डेथ के बाद क्या क्या हुआ? तो इसकी डेथ के बाद क्या क्या हुआ? मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। तो मृत्यु के बाद बेटा दो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, एक है लाहौर के तुर्की अमीर, लाहौर के तुर्की अमीर। तो लाहौर के तुर्की अमीर क्या करते हैं वहाँ पे? एक लाहौर के तुर्की अमीर हैं, एक दिल्ली के तुर्की अमीर हैं, दिल्ली के तुर्की अमीर हैं, ठीक है। अब इनका देखिए क्या करता है। तो लाहौर के तुर्की अमीर शासक बना देते हैं किसको? आराम शाह को। किसको? आराम शाह को। जैसे इनका नाम है आराम शाह, तो साहब आराम ही करते रहते थे, काम वाम कुछ ज़्यादा इनको करना नहीं था। बेसिकली ये एक अयोग्य व्यक्ति थे, इनकैपेबल पर्सन था, अयोग्य व्यक्ति था, राजा बनने लायक ये नहीं था, ठीक है। तो अब राजा बनने लायक नहीं है तो फिर दिल्ली के तुर्की अमीरों ने किसको बुलाया? तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को बुलाया, इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इल्तुतमिश के साथ जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने अपनी पुत्री की शादी की हुई थी, बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। इल्तुतमिश को बुलाया बदायूं से, बोले साहब दिल्ली की गद्दी पे आप सुल्तान की तरह विराजमान हो जाइए, ठीक है। अब ये बात आराम शाह इजली मानने वाला तो था नहीं, तो क्या हुआ बेटा 1211 ईस्वी में जूद की लड़ाई में, जूद की लड़ाई हुई, और जो जूद की लड़ाई हुई उसमें विजयी कौन हुआ? तो यस, इल्तुतमिश उसमें विजयी रहा। तो अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा इल्तुतमिश आपका, ठीक है। अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा इल्तुतमिश, ठीक है। और ये रहेगा 1211 से 1236 तक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल से देख रहा था मैं कि कैसे डायनेस्टीज़ को याद किया जाए। तो वहाँ पे मैंने देखा क्या था बेटा, वो ट्रिक थी गुलाब खिले, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो क्या करें? यस, गुलाब खिले तो शहद लो,
गुलाब खिले तो शहद लो। ठीक है। चाहिए आपका थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, आपको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा, तो यहीं से आपका काम चल जाएगा। यस, ग से गुलाम वंश या ममलूक वंश। ल से आपका रहे सॉरी ख से रहेगा इसके बाद खिलजी वंश। उसके बाद तय से रहेगा तुगलक वंश। और उसके बाद स से रहेगा सैयद वंश। और उसके बाद लो से रहेगा लोदी वंश। तो आप इस ट्रिक के जरिए उनको याद कर सकते हैं, सारे के सारे वंशों को। चलिए, ओके, कल मिलते हैं बच्चे।